अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करनी है। तो इसके क्वेश्चंस को समझने से पहले इसके पीछे से सारी थ्योरी देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो टुडे द टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो ये स्टार्ट करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से देखें, वी कैन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को आपस में इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज 7.8 में हम जस्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट करेंगे। और इसको फाइंड आउट करने से पहले इनकी मल्टीप्लिकेशंस को, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते किसको हैं। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फ़र्क देख लेते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखें, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स ए और बी को कब हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे, इफ़ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम डज नॉट इन्फ्लुएंस द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। तो इसका मतलब क्या है, अगर इवेंट ए की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पे कोई असर ना करे। वेदर इवेंट ए हैज़ और हैज़ नॉट अकर्ड, अगर इवेंट ए हो रहा है या नहीं हो रहा कर। इफ़ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट बी रिमेन द सेम, अगर इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहती है, मतलब चेंज नहीं होती, प्रोबेबिलिटी सेम रहती है ए जैसी, देन ए एंड बी हम क्या बोलेंगे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब यहाँ से ये अकरेंस जो वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका क्या मतलब है, एक्चुअल इंस्टेंस वेयर सिचुएशन अराइजेस। पर हम एक इवेंट को कहेंगे कि वो कब अक्कर होगा, इफ़ द आउटकम्स, अगर उसके आउटकम्स, ठीक है, अगर उसके आउटकम्स किससे एसोसिएट हो, इज एसोसिएटेड टू द इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, अगर उसके सैंपल स्पेस से एसोसिएट होंगे। तो यहाँ से एग्जांपल देखें, सपोज अ बैग कंटेन 12 balls, इफ़ 4 balls आर ड्रॉन फ्रॉम देम ट्वाइस इन सच अ वे। एक बैग है, उसके अंदर हमारे पास 12 balls हैं। इफ़ अगर उसमें से 4 balls को निकाल लें, ड्रॉन का मतलब है निकालना, ठीक है, अगर उसमें से 4 balls निकाल लें फ्रॉम देम, उसमें से ट्वाइस, अब ट्वाइस का मतलब है हमने टू टाइम्स हमने जो है वो 4 balls निकालनी है। तो अब 4 ball जब 2 times निकलेंगी तो इसका क्या मतलब हुआ, 8 balls निकलेंगी। 4 balls ट्वाइस निकालनी है हमने, इन सच अ वे, किस तरीके से निकालनी है। यहाँ 2 पॉइंट देखें, दी बॉल्स ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ड्रॉ। जब हम फर्स्ट ड्रॉ, जब हम पहली बार 4 balls को निकालेंगे ना, उनको हम आर नॉट रिप्लेस, उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किन बॉलों से, जो हम सेकंड ड्रॉ में जो 4 balls निकालेंगे। समझ आ रही है, ये देखें, जो हम फर्स्ट ड्रॉ में, जो फर्स्ट टाइम हम जो 4 balls निकालेंगे, उन 4 balls को जो हमने फर्स्ट टाइम निकाल ली हैं, अब उनको दोबारा जब हम सेकंड टाइम्स उसमें से नेक्स्ट 4 balls निकालेंगे, उससे हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो जब अब इसमें रिप्लेस नहीं कर सकते, और इसका सेकंड पॉइंट क्या है, दी बॉल्स ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ आर रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ड्रॉ। अब जो हम फर्स्ट टाइम जो 4 balls निकालेंगे उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं जो हम दूसरी दफ़ा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें, डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या फ़र्क है। अब बुक में हमें जो एग्जांपल दिया वो क्या कह रहे हैं, 12 balls हैं। तो यहाँ देखें, ये मेरे पास एक बैग है, ठीक है, ये मैंने बैग ले लिया, इसके अंदर कितनी बॉल हैं, 1 2 3 4 12 balls हैं। ठीक है, तो ये मैंने 12 balls इसके अंदर रख ली। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेट इवन बी द इवेंट फॉर फर्स्ट ड्रॉ। अब फर्स्ट ड्रॉ में कितनी बॉल्स उन्होंने निकालने का कहा है, 4 balls निकालनी है ट्वाइस, 2 times। तो देखें, जब फर्स्ट टाइम में इवन इवेंट क्या बना, अब फर्स्ट 4 balls निकलेंगी। ठीक है, तो कितनी एन ऑफ इवन कितना आया, 4 आया, क्योंकि हम 4 balls निकाल रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी। अब इसमें क्या है, एन ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं टोटल आपके पास, 12 हैं, क्योंकि 12 balls हैं। तो एन ऑफ एस कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो कि किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट कैन अक्कर। अब इवेंट उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि 4 balls निकालो, ड्रॉ करो, ड्रॉ उसमें से निकाल लो, तो 4/12। ठीक है, जितनी हमने बॉल्स निकालनी है उसको डिवाइड कर दिया, टोटल ये क्या है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो ये टोटल कितने, 12। तो जब इनको सोल्व किया तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये जो हमने इतना काम जो किया है, ये हमने अब इतनी
द बॉल्स ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ। अब जस्ट हमने इतना समझा अभी द फर्स्ट पॉइंट का, द बॉल्स ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ, सिर्फ हमने इतना समझा कि फर्स्ट ड्रॉ में जो हमने 4 बॉल्स निकाली हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/3 आई। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट ड्रॉ की बॉल्स हमने निकाली हैं वो आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ड्रॉ। अब इसको समझे नेक्स्ट इसके इस पार्ट को। तो देखें ये मैं यहाँ से फिर से एक बैग ले रही हूँ, ये बैग है मेरे पास। अब देखें इसके अंदर जो हमने फर्स्ट ड्रॉ में जो, अब लेट्स सपोज आपने ये 4 बॉल्स निकाल ली थी, ठीक है, अब ये निकाल ली थी तो 4/12, ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसमें देखें लेट्स सपोज ये 4 बॉल्स जो मैंने निकाली थी उनको मैं बाहर रख रही हूँ और अंदर कितनी बॉल्स बकाया बची, ये आपके पास जो बकाया बॉल्स बची वो मैंने लिख ली अंदर। अब जो ये 4 बॉल जो मैंने ऊपर निकाली, ठीक है, ड्रॉ की निकाल ली 4 बॉल्स, अब इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ लेट करें ई टू बी दी इवेंट फॉर सेकंड ड्रॉ। अब सेकंड ड्रॉ में हम कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं, 4 बॉल्स निकाल रहे हैं। तो जो 4 बॉल्स निकाल रहे हैं एन ऑफ E2 क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, एन ऑफ E2 ओवर एन ऑफ S। तो यहाँ एन ऑफ S नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने बचे, एन ऑफ S अब यहाँ कितने, आप देखें इसमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस भी तो चेंज हुए हैं क्योंकि हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, दोबारा हम इसको अंदर नहीं ला सकते। अब ये नहीं आ सकते अंदर दोबारा, इसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें इवेंट क्या होते हैं, कांट, ठीक है, कांट रिप्लेस। अब ये 4 इवेंट्स थे तो अब इनमें इवेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। इवेंट कैन नॉट रिप्लेस। तो देखें अब रिप्लेस नहीं होंगे तो अब एन ऑफ एस भी सैम्पल स्पेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी 8 बच जाएंगे। तो अब इधर से हमारे पास क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, हमने बॉल्स कितनी ड्रॉ की, 4, ठीक है, 4 ओवर, सो टोटल आपके पास कितनी बॉल्स हैं, अंदर कितनी एन ऑफ एस हैं, 8 हैं। टोटल एन ऑफ एस कितनी है, 8 हैं। तो 4 1 4 4 2 8, तो ये क्या आ गया, 1/2 आ गई। तो देखें जिसके अंदर हम अपने इवेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हों और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में भी चेंजिंग आए, ठीक है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी चेंज हो जाए, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अब इसमें नीचे भी देख लें, अब देखें इसमें हमारे पास सैम्पल स्पेस कितने थे, 12 थे, और इसमें जो हमने 4 बॉल्स इसकी बाहर निकाली, तो चूँकि हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, दोबारा नहीं लेके जा सकते अंदर, तो इधर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस चेंज हो गए, 8 रह गए, ठीक है, यहाँ ग्रेटर थे यहाँ लेस हो गए। तो अब चेंजिंग्स आई है ना नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में, तो इससे क्या पता चला कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी चेंज होते हैं और इवेंट भी रिप्लेस नहीं होते। तो इफ़ इवेंट कैन नॉट बी रिप्लेस एंड सैम्पल स्पेस आल्सो चेंज, इवेंट भी नहीं रिप्लेस कर सकते और सैम्पल स्पेस भी चेंज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। बस आपने ये 2 बातें याद रखनी है कि इवेंट रिप्लेस नहीं हो सकता और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस भी चेंज होते हैं। तो देखें इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं, अब ये देखें इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अब ये जितना हमने पढ़ा ये अब हमने फर्स्ट जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया, हमें इस फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो बुक से भी देख लें, इन दी केस 1 द सेकंड ड्रॉ विल बी आउट ऑफ दी 12 - 4। तो जब सेकंड ड्रॉ किस तरह निकलेगा, जब 12 में से हम 4 बॉल्स ड्रॉ कर लेंगे तो 8 बॉल्स आ जाएंगी, विच मीन्स अब इसका क्या मतलब है कि आउटकम्स ऑफ द सेकंड ड्रॉ विल डिपेंड अपॉन द इवेंट ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ, के जो सेकंड ड्रॉ के जो आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उन इवेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट ड्रॉ में 4 बॉल्स निकाली, ठीक है। ये जो फर्स्ट ड्रॉ में जो 4 बॉल्स निकाली, ये जो 4 हैं ये इन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है, और एंड दी 2 इवेंट विल नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो अब ये डिपेंड कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कौन से डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, जो आज़ादाना होता है, जो अपनी मर्जी से रिप्लेस हो सकता है। होएवर इन केस 2, अब केस 2 भी हम समझ लेते हैं, दी बॉल्स ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ड्रॉ, के जो फर्स्ट ड्रॉ की बॉल्स हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं सेकंड ड्रॉ की बॉल्स से। तो देखें, होएवर इन केस 2 से पहले हम यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट भी समझ लेते हैं। लेट E1 बी दी फर्स्ट इवेंट। तो देखें अब इसमें टोटल एन ऑफ एस आपके पास कितने एन ऑफ एस है, हमारे पास 12 बॉल्स हैं,
तो यहाँ से लेट E1 बी दी फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट में हम कितनी बॉल्स ड्रॉ करेंगे, 4 बॉल्स हमने निकाल ली, ठीक है। अब 4 बॉल्स हमने ली तो E1 बी द फर्स्ट इवेंट, तो 4 ही बॉल्स ड्रॉ करनी है हमने। तो N ऑफ E1 कितना आ गया, 4 आ गया। और इस प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी, N ऑफ S 12 है, तो N ऑफ E1 ओवर N ऑफ S, तो ये क्या आ गया 4/12, तो ये 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब P ऑफ E1 क्या आ गई, 1/3 आ गई। लेट E2 बी दी सेकेंड इवेंट। अब यहाँ देखें ये एक बैग है, ठीक है, ये एक बैग है, इसमें से हमने कितनी ली हैं, 1 2 3 4, और बाकी अंदर बॉल्स कितनी बची, 1 2 3 4। अब ये जो मैंने 4 बॉल्स इधर से ली थी, ड्रॉ की थी, ठीक है, समझे, ये मैंने बाहर निकाल ली ऊपर, यहाँ समझे ये 4 बॉल्स मैंने बाहर निकाल ली हैं, ड्रॉन कर ली हैं इस बैग से। तो जब मैं इन 4 बॉल्स को दोबारा रिप्लेस कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट का यही मतलब है कि मैं बॉल्स को रिप्लेस कर सकती हूँ। अब दोबारा मैं E2 की सेकंड इवेंट निकालने के लिए इन 4 बॉल्स को दोबारा अंदर रिप्लेस कर दूंगी। तो जब ये 4 बॉल दोबारा अंदर जाएंगी, तो अब मैंने इस टाइम कितनी बॉल्स निकाली हैं, 4। सेकंड इवेंट में भी हमने 4 बॉल्स ही निकालनी है। N ऑफ E2 क्या आ गया, 4, तो P ऑफ E2 इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 ही बॉल्स निकालनी है, तो 4 ओवर, और N ऑफ S कितना है टोटल, ये 4 8 और ये 4 12, तो ये टोटल इतना ही है। तो देखें अब 4 1 दा 4, 4 3 ज़ा 12। अब देखें इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पे कोई चेंजिंग्स नहीं आई। सैम्पल स्पेस जो N ऑफ S है वो उसका भी 12 था और इसका भी 12 है। क्यों 12 है, क्यों सेम है, क्योंकि हम रिप्लेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब भी यही है कि इंडिपेंडेंट ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे इन्हिसार नहीं करता, ये अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना होता है, अपनी मर्ज़ी से ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, ये फ्री होता है। और डिपेंडेंट का क्या मतलब है, ये इन्हिसार करता है, दूसरे पे डिपेंड करता है। अपने इनमें ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम इवेंट को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, इसमें हम इवेंट को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और जो सैम्पल स्पेस है, ठीक है, और सैम्पल स्पेस कैन नॉट चेंज। तो इन दोनों में आपने बस यही दो बातें याद रखनी है कि जो डिपेंडेंट होता है उसमें हम इवेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरे पे अनुसार करता है, और सैम्पल स्पेस भी चेंज हो जाती हैं इसमें। तो इस इवेंट को हम डिपेंडेंट बोलते हैं, और इनडिपेंडेंट इवेंट में हम अपनी मर्जी से इवेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसको इवेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, अंदर ले आते हैं, बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ और इसकी सैम्पल स्पेस पे भी कोई चेंजिंग्स नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि हम इवेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस तो सेम ही रहेंगे। तो अब हम इस अपनी एग्जांपल को देखते हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। द बॉल ऑफ द फर्स्ट ड्रॉ रिप्लेस बिफोर द सेकंड ड्रॉ। अब यहाँ रिप्लेस हो रही हैं, तो ये कौन सा इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो देखें, however in case 2 the number of balls in the bag will be the same for the second draw। जी, जो हमने फर्स्ट ड्रॉ में बॉल्स निकाली वो सेम है किससे, सेकंड ड्रॉ से, एज हैज़ बीन दी केस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ड्रॉ, दैट इज द फर्स्ट ड्रॉ विल नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ द सेकंड ड्रॉ। तो इसका क्या मतलब है, जो हमने फर्स्ट ड्रॉ में फर्स्ट टाइम जो हमने 4 बॉल्स निकाली, इवेंट ऑफ द सेकंड ड्रॉ जो हमने सेकंड टाइम जो बॉल्स निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डाल रही, क्योंकि हम रिप्लेस कर सकते हैं, सैम्पल स्पेस भी सेम रहेगा, 12 भी रहेंगे, और ऊपर से बॉल्स भी रिप्लेस होकर उतनी ही रहेंगी। सो द 2 इवेंट इन दिस केस विल बी इंडिपेंडेंट। तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट यहाँ से थ्योरम देख लें। इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ बी। सिंबॉलिकली इसको के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। प्रूफ देख लें। लेट इवेंट ए बिलोंग्स टू द सैम्पल स्पेस S1। ए जो है सैम्पल स्पेस S1 से बिलोंग्स हो रहा है, और एन ऑफ S1 अब किसके इक्वल आ जाएगा, N1 के इक्वल आ जाएगा। और फिर अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें एन ऑफ ए की भी ज़रूरत है। अब यहाँ एन ऑफ ए क्या है, इवेंट है, तो एन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, M1 के इक्वल आ जाएगा। तो सच डैट पी ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, M1 ओवर N1 के इक्वल आ जाएगा। लेट इवेंट B बिलोंग्स टू दी सैम्पल स्पेस S2। अब S2 से एक और इवेंट B बिलोंग कर रहा है सच डैट, तो वो क्या आ जाएगा, N ऑफ S2 N2 लेट कर लेते हैं, N ऑफ B M2। तो यहाँ से P ऑफ B किसके इक्वल आ जाएगा, M2 ओवर N2। A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंबाइंड आउटकम्स ऑफ ए एंड बी क्या आ जाएंगे, ये जो एन ऑफ एस वन और एन ऑफ एस टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है, कंबाइन हो गए ए और बी के आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ये नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, ये एन ऑफ ए जो आया था M1 और एन ऑफ बी M2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो अब यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने पढ़ा है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल है। तो ये किस तरह आया, क्योंकि हमारे पास पी ऑफ ए M1 ओवर N1 था और पी ऑफ बी M2 ओवर N2 था, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के ये इसी के इक्वल आएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होके। और अब यहाँ से M1 ओवर N1 मतलब M1 वाली अलहदा कर दी, 2 वाली अलहदा कर दी, M2 ओवर N2, तो ये अब M1 ओवर N1 किसके इक्वल है, पी ऑफ ए के इक्वल है, हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, पी ऑफ बी के इक्वल है। तो इस तरह से ये प्रूफ था। नोट देख लें, ऑफ द फार्मूला होल्ड गुड इवन इफ द सैंपल स्पेस ऑफ ए एंड बी आर द सेम। द फार्मूला, अब ये जो फार्मूला आपने पढ़ा ऊपर, ये किसके इक्वल है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी कैन बी जनरलाइज। अगर आपके पास ज़्यादा हो ना, A1 A2 A3 अप टू AN तक हो, तो उसको आप इस तरह फाइंड आउट करेंगे, पी ऑफ A1 सबको मल्टीप्लाई करवा के, वेयर A1 A2 अप टू AN आर क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा कि क्या होता है। एग्जाम्पल 1 देख लें, दी प्रोबेबिलिटी डेट अ मैन एंड हिज वाइफ विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स आर इतने 0.8 एंड 0.75। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ ऑफ देम विल अलाइव इन द नेक्स्ट 20 ईयर। अब देखें इस कितना इजी क्वेश्चन है। इफ पी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी है ए की, ठीक है, ए क्या ले रहे हैं, मैन। P of A is the probability that the man will be alive in 20 years. Then P of B be the probability that his wife वो भी alive करे 20 years। तो दोनों इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट है, मतलब दूसरे फ्री है, आज़ादाना है, इंडिपेंडेंट है। तो पी ऑफ ए किसके इक्वल है, 0.8 और पी ऑफ बी किसके इक्वल है, 0.75। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मैन एंड वाइफ विल बी अलाइव इन 20 ईयर्स। अब दोनों मैन भी और वाइफ भी दोनों कितने ईयर्स, नेक्स्ट 20 ईयर्स, बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव इन दी नेक्स्ट 20 ईयर। तो दोनों कितने ईयर्स अलाइव हो रहे हैं, 20 ईयर्स। तो वो किस तरह निकलेगा, इज गिवन बाय पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ हमने पढ़ा ना पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। अब पी ऑफ ए क्या है, 0.8, पी ऑफ बी 0.75। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। इसी तरह हम एक्सरसाइज में करेंगे। एग्जाम्पल 2 देख लें, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस है उनको हमने थ्रो किया। इवन इज द इवेंट एट द सम ऑफ देयर डॉट इज एन इवन नंबर। जी, तो जो हम फर्स्ट इवेंट ले रहे हैं उसके अंदर हमने वो डॉट्स ले रहे हैं, वो डॉट्स लेने हैं जिनका डॉट्स का सम क्या बना दे, ऑड नंबर्स बना दे। और एंड E2 इज द इवेंट, और E2 वो इवेंट लेना है डेट 1 इज द डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट डाई, के जो डाई है जो हमारे पास लूडो है उसकी टॉप पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, मतलब फर्स्ट जो नंबर है इस तरह का ऑर्डर पेयर में वो 1 आना चाहिए। शो डैट पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू इसके। देखिए ये हमारे पास लूडो है, इसकी टॉप पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। 1 इज द डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई पे क्या आना चाहिए, मतलब जिस तरह से ये ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस तरह से 1,2, ठीक है, 1,5 1, मतलब फर्स्ट जो है वो 1 आना चाहिए। तो शो डैट ये शो करें। तो सॉल्यूशन देखें, अब हमने E1 कौन कौन से इवेंट लेने हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नहीं इसका S क्या आ जाएगा, S इसमें 1 2 अप टू कितने 6 है। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे। अब इनको हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, अप टू 6 6। तो 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए, 36। अब इन 36 में से हमने वो उठाने हैं जो कि जिनका अगर सम करें तो वो ओड नंबर बनाए। तो देखिए 1 और 2 का, अब यहाँ से देख लें, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से देख लें। अब देखें 1 1 को ऐड करें तो 2 आता है जो कि इवन नंबर है। तो इसमें से हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं, वो एलिमेंट्स लेने हैं जो जिनका सम करें तो वो ऑड नंबर बनाएं। तो इसलिए हमने क्या क्या लिया, 1 2 लिया इसमें से, फिर क्या लिया 1 4 लिया, 1 6 लिया, ठीक है, 1 6 लिया, 2 3 लिया, 2 5 लिया, मतलब वो सारे एलिमेंट्स ले लिए, 6 5 लिया, ठीक है, लास्ट 1। तो अब ये टोटल इवेंट्स कितने बने, एन ऑफ E1 कितना आया, 18 आया। इसी तरह अब E2 उन्होंने क्या बताया हुआ है कि फर्स्ट डो एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट डाई क्या आना चाहिए, एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट डाई 1 आना चाहिए, डॉट 1 आना चाहिए। अब 1 एट द टॉप आना चाहिए। तो इसमें देखें, इसमें सब में
फर्स्ट कॉलम में सारी में 1 स्टार्ट में है ना, तो सिर्फ यही 6 हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखें ये सारे एलिमेंट्स आ गए। इसमें स्टार्ट में 1 नहीं आया क्योंकि हमारे पास 2 डाइस हैं, 2 डाइस हैं हमारे पास, जिनको अगर हम थ्रो करें तो फर्स्ट टाइम जो थ्रो करें तो वो फर्स्ट वाला 1 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 डॉट आना चाहिए, और सेकंड टाइम जो मर्जी आ जाए, ठीक है, 2 डॉट्स आ जाएं सेकंड टाइम्स, तो वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्स्ट जब हम थ्रो करें तो उसमें डॉट 1 नहीं आना चाहिए, और जब दूसरे डाइस को थ्रो करें तो वो सेकंड टाइम कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 6 कुछ भी आ जाए। तो एन ऑफ ई क्या आ गया, 6 आ गया। ये सारे 6 एलिमेंट्स है। तो अब एन ऑफ एस निकाल लेते हैं। अब जो कि हमें स्टार्ट में निकालना चाहिए था उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने इधर निकाला हुआ है। 6 क्रॉस 6 36 होता है। एन ऑफ एस 36 है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, वो पी ऑफ ई1 निकाल लिया 1/2। यह हम जानते हैं किस तरह, हमने सारा यही पढ़ा है। पी ऑफ ई2 प्रोबेबिलिटी निकाली तो ये 1/6 आई। ई1 एंड ई2 आर इंडिपेंडेंट हैं। तो देखें जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और इनमें सैम्पल स्पेस भी चेंज नहीं होते। अब देखें इसका सैम्पल स्पेस और इसका 36 सेम है ना, सैम्पल स्पेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम रहा, और इनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखें मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या आ गया, 1/12 आ गया। अब ये राइट हैंड साइड हमने प्रूफ किया 1/12 के इक्वल है, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। उन्होंने हमसे ये प्रूफ करने को कहा था ना, ये दोनों इक्वल करें, तो देखें हमने ये चीज़ तो फाइंड आउट कर ली जो किसके इक्वल आई है, 12 के इक्वल आई है। तो अब हम ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले E1 इंटरसेक्शन E2 करेंगे। E2 हमारे पास ये है, E1 आपके पास ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो जो दोनों में सेम ऑर्डर पेयर हैं वो आपके पास ये 3 आ गए। इन दोनों में जो सेम है वो आपके पास ये आ गए। तो अब एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ गया, ये कितने 3, तो 3 आ गया। तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल आ गया, 3/36 इज इक्वल टू 1/12। तो ये दोनों यहाँ से प्रूफ हो गए, ये भी 1/12, ये भी 1/12, तो हैंस ये दोनों आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। दी प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ए विल बी अलाइव 15 years हैंस इज 5/7 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अनदर पर्सन बी विल बी अलाइव 15 years hence is 7/9. Find the probability that both will be alive 15 years hence. अब देखें कितना इजी क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 जैसा है, बिल्कुल एग्जाम्पल 1 जैसा है, कोई चेंजिंग नहीं है। ए भी 15 years अलाइव हो रहा है, बी भी 15 ईयर्स हो रहा है, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये दी हुई है। तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, तो जस्ट हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट हमने इतना सा काम करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, लेट E1 बी दी, तो हमने P ऑफ E1 इंटरसेक्शन ये होता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, लेट E1 बी दी फर्स्ट इवेंट। E1 में क्या है, पर्सन ए विल बी अलाइव 15 years। प्रोबेबिलिटी डैट पर्सन ए विल बी अलाइव 15 years, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बुक में क्या दी गई है, 5/7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 क्या आ जाएगी, 5/7 आ जाएगी। लेट E2 बी दी सेकेंड इवेंट। तो E2 पर्सन बी विल बी, तो पर्सन बी भी तो 15 years से अलाइव हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल है। P ऑफ E2 किसके इक्वल आ जाएगा, 7/9 के इक्वल आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डेट बोथ पर्सन विल बी अलाइव फॉर 15 years, तो वो हम जानते हैं P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ भी बेशक आप लिख लें E1 इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल होता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। दोनों की जब हम इकट्ठी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो इस तरह से जस्ट हमने मल्टीप्लाई करवाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। डाई इज रोल ट्वाइस, एक डाई है उसको हम 2 times रोल कर रहे हैं। इवेंट E1 इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स एंड इवेंट E2 इज द अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स। वो कह रहे हैं इवेंट 1 में आपने वो डॉट्स जाहिर करवाने हैं जो कि इवन नंबर ऑफ डॉट्स हों, एंड इवेंट E2 में आपने मोर देन 4 डॉट्स, मतलब वो आपने पेयर लेने हैं इस तरह के 2 2 2 2, जिस तरह 2 और 5, ठीक है। तो इसमें वो इस तरह के वो पेयर्स लेने हैं जो हमारे पास ऐड होके 4 से ज़्यादा बनाए, जिस तरह 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 ही बना रहा है ना, तो 4 से ज़्यादा है। तो देखें आपके पास डाई इज रोल ट्वाइस, तो देखें ये बात एक ही है, या आप एक डाई को 2 times ट्वाइस 2 times थ्रो कर लो, फिर भी 6 क्रॉस 6 36 ही आएगा, या फिर आप 2 डाइस को एक दफ़ा थ्रो कर लो, तो बात वही है।
देखें एन ऑफ एस क्या आ गया 36। लेट E1 बी दी इवेंट। अब E1 में उन्होंने क्या दिया था, इवन नंबर ऑफ डॉट्स लेने हैं। तो देखें E1 इज इक्वल टू 2, 2, 4। अब सारे इवन डॉट्स ही हैं ना ये। अब इसमें से सारे में से हमने इवन डॉट्स लेने हैं, जो इवन डॉट्स हैं। अब ये 3, 2 तो इवन नहीं है क्योंकि 3 इसमें ओड है, 4, 5 भी इवन नहीं है, 4, 6 इवन है। तो इस तरह से हमने सारे इवन डॉट्स ले लिए। तो एन ऑफ E1 किसके इक्वल आया, 9 आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट। तो P ऑफ E1 क्या है, एन ऑफ E1 ओवर एन ऑफ एस। तो यहाँ से 9/36 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, लेट E2 बी दी सेकेंड इवेंट। वो हमने एलिमेंट्स लेने हैं जो मोर देन 4 डॉट्स बनाए। वो कितने हैं, एन ऑफ E2 कितने हैं, 1, 2, 3, 4 हैं। तो P ऑफ E2 क्या आ गया, एन ऑफ E2 ओवर एन ऑफ एस 4/36। तो ये आ गया। E1 आपके पास ये है, E2 आपके पास ये है। तो इनमें से देखें कौन क्या चीज़ कॉमन है दोनों में। तो 6,6 इसमें भी है और ये इसमें भी 6,6 E1 है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आए, 1 आए क्योंकि 6,6 एक ही है बस पेयर हमारे पास। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ गया, 1/36। तो ये इक्वेशन 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेते हैं। तो P ऑफ E1 E2 को बस जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि हमने निकाले हुए 9/36 और 4/36। तो जब मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास ये आ गई। तो देखिए फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन से ये इक्वेशन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे और समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो इससे हमारी मेहनत अप्रिशिएट होती है। ठीक है, हमें अच्छा लगता है कि बच्चों को समझ आ रही है। तो अब आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।